जय भीम, जोहार, जय जगत। मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ इनॉग्रल स्पीच मुझे देना है। मैं सोचा कि मैं थोड़ा सुनूंगा और उसके बाद में कुछ अपना एक विचार बनाऊंगा। बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं संदीप भाई को और बाकी सभी को जिन्होंने इस पाठशाला के लिए आमंत्रित किया। मैं मसूरी में आयोजित शिविर में भी शामिल हुआ और श्रीनगर वाले शिविर में भी शामिल होना था। मैं भी श्रीनगर में था और साथी भी श्रीनगर में थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि हम मिल ही नहीं पाए और वहाँ फ़ोन वाला भी मसला रहता है और संदीप भाई तो वैसे भी फ़ोन से दूर है, तो उनको पकड़ना बहुत कठिन होता है। और कल दोपहर 3 साढ़े 3 बजे तक भी हम ये सोच रहे थे कि अभी जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, लेकिन हर्षवर्धन जी ने बहुत मेहनत लगाई कि उनकी वजह से मैं पहुंच पाया। तो अच्छा लग रहा है, खासतौर पे यूसुफ नगर रिलीज सेंटर में आकर। तो जो ताज़ा अभी मुद्दा है यूजीसी वाला, उसका एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के जो विद्यार्थी हैं उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए ये सोच आया। और ये रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद इस पर पूरे देश में जो आंदोलन चला और ये मांग हुई कि रोहित वेमुला एक्ट बनाया जाना चाहिए, वो एक्ट तो अभी तक कहीं बन के नहीं आया। लेकिन 2012 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक गाइडलाइन जारी किया और उस गाइडलाइन में ये था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव होगा तो वो भेदभाव के घटनाक्रम को सुना जाएगा और उस पर एक सुनवाई होने के बाद में कोई कार्रवाई होगी। लेकिन कार्रवाई कैसे होगी, कौन कार्रवाई करेगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, उसमें कोई स्पष्टता 2012 की गाइडलाइन में नहीं थी। और इस बीच में रोहित वेमुला के बाद में डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी और कितने सारे लोगों का आपने देखा जहां पर इस तरह के और सुसाइड हुए, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लोगों ने मौत को गले लगाया। तो उसके बाद में ये एक काफ़ी बड़ी कमेटी बनी, सर्वदलीय कमेटी बनी और उसमें 29 लोग शामिल थे। उसमें बीजेपी के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के, टीएमसी के और भी पार्टियों के सारे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने इकट्ठा होकर के ये गाइडलाइन प्रस्तावित की, यूजीसी को दिया और उसका नाम यूजीसी गाइडलाइन 2026 जो अभी आया और उसको यूजीसी ने घोषित किया। लेकिन और उसमें क्या नया आया, क्योंकि 2012 से तो SC/ST तो उसमें शामिल था, ओबीसी को इसमें और शामिल किया गया और चूंकि लिंग और वर्ग दो भी आधार इसमें और शामिल किया गया। पहले केवल जाति एक आधार था और चूंकि क्लास और जेंडर भी इसमें शामिल हो गया तो इसमें EWS जो सवर्ण गरीब हैं वो भी एक तरीके से शामिल हुए और इसमें LGBTQ कम्युनिटी भी और जो हमारे फिजिकली चैलेंज जो साथी हैं जिनको अभी तो दिव्यांग कहते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन ये जैसे ही घोषित हुआ, घोषित होने के बाद में जिस तरह की प्रतिक्रिया उठी, मैं सोचता हूँ कि वो प्रतिक्रिया का उम्मीद शायद न हमको रहा होगा और न ही किसी को रहा होगा, क्योंकि एक समानता लाने के लिए कोई गाइडलाइन घोषित हुआ है और उसमें भी एक पूरा प्रक्रिया निर्धारित किया गया कि जो ये गाइडलाइन होगी इसको लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में उस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के जो प्रमुख होंगे, मान लिया कि अगर वो यूनिवर्सिटी है तो VC उसके अध्यक्ष होंगे, कॉलेज है तो प्रिंसिपल उसके अध्यक्ष होंगे और भी कोई चीज़ है तो उसके जो भी उसके प्रमुख हैं वो ही इसके अध्यक्ष होंगे और इसमें और भी लोग शामिल होंगे। उसमें पीड़ित समुदायों के भी एक एक प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे
ये उसमें था। दूसरा एक इक्विटी कमेटी बनाने का भी उसमें था। एक 24x7 एक हेल्पलाइन, ताकि कोई भी स्टूडेंट अपने साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ अपनी बात को रख सके, कह सके, ये भी उसमें शामिल किया गया। और इसमें यह भी था कि विक्टिम को अपना नाम बाहर दिखाने की जरूरत नहीं होगी, उसके नाम को गोपनीय रखा जाएगा, जो कि कई और कानूनों में भी है। खासतौर पे महिलाओं के साथ होने वाले यौन हिंसा के मामले में भी कई बार नामों को गोपनीय रखने का, सार्वजनिक नहीं करने का एक प्रावधान है। तो उसमें भी ये था कि क्योंकि अगर नाम सामने आएंगे तो उनके साथ भेदभाव बढ़ सकता है, ऐसा सोचते हुए इसमें नामों की गोपनीयता भी रखी गई। लेकिन जैसे ही ये कानून, ये गाइडलाइन घोषित हुई और उसके बाद आप देखते हैं कि अचानक जैसे कि पहले से कोई तैयारी रही हो, ऐसी तैयारी जैसा जबरदस्त एक आंदोलन उठ के खड़ा हुआ। मीडिया ने एक नैरेटिव बनाया कि ये सवर्ण जो विद्यार्थी हैं उनके खिलाफ है और उनके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार इसके जरिए होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाने लगा कि जो एट्रोसिटी एक्ट है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट है, उसका जिस तरीके से दुरुपयोग होता रहा है, उसी तरह का एक दुरुपयोग की कल्पना, काल्पनिक एक दुरुपयोग की बात की गई कि इससे भी दुरुपयोग होगा और जितने भी विद्यार्थी हैं, खासतौर पे जो सवर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं, उन सबको ये जो गाइडलाइन है ये पीड़ित करेगी। सारे सोशल मीडिया में मीम बनाए गए कि एक रिजर्व कैटेगरी के कोई स्टूडेंट लड़का सवर्ण लड़की के साथ प्रपोज कर रहा है और वो उसको इनकार कर रही है, तो वो जाकर के कमेटी में जाकर के ये डाल दे रहा है कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। मतलब जो अभी लागू ही नहीं हुआ उसके बारे में सारा क्या अंत होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, सब कुछ पहले से ही तैयार करके वो सारी चीजें की गई। और एक जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और वो जज साहब का आज मैं पढ़ रहा था कि वो जज साहब इस्तीफा देने के बाद में अभी शंकराचार्य से मिलने गए और शंकराचार्य से उन्होंने आशीर्वाद लिया कि वो 6 फरवरी से पहले इस देश से SC/ST एक्ट खत्म करेंगे और वो खत्म नहीं होता है तो वो पूरी यात्रा चलाएंगे। सर 1935 में ये वाला कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा मैं हिंदू के रूप में अब मरूंगा नहीं, उस समय आरएसएस की प्रतिक्रिया क्या थी? या जब 37 का चुनाव हुआ, या जब उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा, संविधान निर्माण के दरमियान आरएसएस किधर, हिंदू कोड बिल में वो किधर खड़े? यहां तक कि गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट में ये तक लिखा कि भीमा कोरेगांव में जाकर के अछूतों का एक नेता अंग्रेज परस्ती में इतना अंधा हो गया है कि वहां पर वो जाकर के अपने ही सहधर्मियों के हत्या का जश्न मनाता है। मतलब वो डॉक्टर अम्बेडकर को अंधा और अंग्रेज परस्ती, ये सब चीजें बंच ऑफ थॉट में अभी तक लिखा हुआ है। बाकी तो उन्होंने बहुत सारा उसमें साफ कर दिया उसका। अभी वो ओरिजिनल वाला किताब के बजाय अभी गुरुजी समग्र नाम से नया ले आए, जिसमें जो भी कुछ गड़बड़ था उसको निकाला उन्होंने। पर बहुत गड़बड़ निकालने के बाद में भी अभी बहुत सारी गड़बड़ उसमें बच गया है, जो अभी भी वो नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि मूलतः ही गड़बड़ है। अभी कई लोगों को लगता है ना, अच्छी बातें करते हैं तो उनको लगता है कि देखो आरएसएस कितना बदल गया है। तो मुझे भी कई बार लोग कहते हैं कि भाई इतना बदल गया है, आप जब थे तब तो बुरा रहा होगा, जातिवादी रहा होगा, लेकिन अभी तो सारे लोग आ गए इसमें। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए हमारे यहाँ, हम तो गांव के लोग हैं और हमारे यहाँ सांप बहुत होते हैं, स्नेक। तो हर साल सांप अपनी केंचुली उतारता है और नया हो जाता है, लेकिन जहर की थैली सेम रहती है, वो उसको वो कहीं भी नहीं ले जाता। तो ये इनका जो बदलाव है ये ऐसा ही है कि ऊपर से दिखाओ बदलते हुए, लेकिन अंदर से जो अपना नफरत है, अंदर से जो अपना कोर है। मुझे लगता है कि 1925 में भी उनका लक्ष्य हिंदू राष्ट्र था और आज भी वो अपने लक्ष्य पे ही बात कर रहे हैं, कहीं इधर उधर नहीं। तब भी उनकी नफरत पे प्रगतिशील लोग थे, समाजवादी लोग थे, कम्युनिस्ट थे, मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे। आज भी उनकी नफरत में वो सब लोग बने हुए हैं।
मैं रमेश पतंगे की जब किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने बाबा आढाव को लेकर के, साने गुरुजी को लेकर के इतनी तीखी अपमानजनक टिप्पणियां उस किताब में की है। तो आप सोचिए कि ये अपने आप को इतना अच्छा बताते हैं, लेकिन जो भी बराबरी की बात करेगा, जो भी समता की, समानता की, बंधुता की, न्याय की, स्वतंत्रता की बात करेगा, उसके पक्ष में ये विचारधारा हो नहीं सकती है। तो यूजीसी का आंदोलन हमको लगता है कि कतिपय कुछ लोग कर रहे हैं सवर्ण को, लेकिन इसके ठीक पीछे, जैसे पूरे अन्ना मूवमेंट के दरमियान आरएसएस कहीं कहीं पीछे बेक में था, इसमें भी पूरी तरीके से बेक में है और पूरे इसको आगे बढ़ाने में और अचानक पूरे देश में फैला देने में जो उनका काम है, क्योंकि गणेश जी को दूध पिला सकते हैं तो वो किसी भी चीज़ का कुछ भी कर सकते हैं। रूमर्स में तो उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो हम सब लोग जानते हैं। तो इसके खिलाफ जिनको खड़ा होना चाहिए, इसके पक्ष में जिन लोगों को खड़ा होना चाहिए, मुझे लगता है कि हर बार ये होता है, चाहे मंडल कमीशन आया तो पिछड़े वर्ग को ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमारे पक्ष में, वो भी उन्हीं के खिलाफ नारे लगा रहे थे। अभी भी आप देखेंगे कि एक तरफ यूजीसी गाइडलाइन लागू नहीं होने दी इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और अब कोर्ट सबसे बेहतरीन माध्यम है। इनको जो कुछ करना है वो आपने राम मंदिर में भी देख लिया और बाकी चीज़ों में भी देख लिया कि जहाँ भी उनको कुछ करना है वो इसी के जरिए करते हैं। तो कोर्ट के जरिए फिलहाल रोक लगाई गई है और ये रोक बढ़ती रहेगी और किसी दिन ये लागू होगा। मुझे नहीं लगता है कि लागू होगा, क्योंकि जिनको इससे लाभ होना है उन वर्गों को कोई परवाह नहीं पड़ी। तो जिन लोगों को खड़े होना चाहिए इसके पक्ष में, वो तो गांव-गांव में हिंदू सम्मेलन में जा रहे, वो तो उनके साथ सारी चीजें कर रहे हैं। तो अभी हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों वो वर्ग जिनके अधिकारों के खिलाफ ये विचारधारा खड़ी है, वो उनके साथ खड़े होकर के उनके हाथों को मजबूत। अगर हर गांव में होने वाले हिंदू सम्मेलन में ये प्रश्न कोई ओबीसी का व्यक्ति, एससी एसटी का व्यक्ति उठा दे कि आपने यूजीसी क्यों नहीं लागू होने दी, हिंदू सम्मेलन तो कर लेंगे भाई भाई, ये हम सब अच्छी बात है, वो बाद में भी अपन तय कर लेंगे, पहले इसका जवाब दीजिए। मैं सोचता हूँ कि 50 जगह पे भी ये प्रश्न अगर उठ के खड़ा हो जाए तो ये जो गांव-गांव में सम्मेलन हो रहे हैं, इन सम्मेलनों को करने से पहले उनको सोचना पड़े। लेकिन ये प्रश्न ही नहीं होगा। एक मध्य प्रदेश में कोई लड़का जरूर मंच पे चला गया और जाकर के उसने बात किया ओबीसी के रिजर्वेशन के पक्ष में, तुरंत उसको पकड़ करके माइक से हटा करके नीचे तो लिटरली धक्के मारते हुए नीचे ले जाया गया। अभी कथा वाचन करने से किसी यादव को पीटा जा रहा है, किसी की चोटी उखाड़ ली जा रही है, किसी के साथ क्या किया जा रहा है, ये सब देखते हुए भी उन वर्गों में अगर ये चेतना नहीं आ रही है कि हम जिस हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं उस हिंदू राष्ट्र में हमारी औकात क्या होगी, क्योंकि जो भी धार्मिक राष्ट्र राज्य बनेगा मुझे नहीं लगता